guys, good morning and this is your HP सर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आगे हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे क्रियात्मक समूह, तो उनको आगे और उनके आईयूपीएसी नाम आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो अगला ग्रुप है, अगला नंबर है हमारा 4th नंबर का एस्टर ग्रुप, जिसे हम COOR भी लिखते हैं। इसका जो अनुलग्न है वो O8 होता है। इसके लिए जो पूर्व लग्न है प्रेफिक्स वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो है एल्किल एल्केनोएट। तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड कुछ यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। देखना ध्यान से कि जैसे हमारे पास पहला टॉपिक है HCOOR। अब यहाँ R को हटाकर मैं एक एल्किल समूह ले लूं, तो इसमें देखना एल्किल समूह है मेरे पास CH3, जिसे हम मैथिल समूह कहते हैं। अब मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो आईयूपीएसी नाम लिखना इसका और इजी है। किस तरीके से कि यहाँ पर देखना इसका आईयूपीएसी नाम देखो क्या लिखा है, एल्किल एल्केनोएट। तो यहाँ पर देखना इस एल्किल समूह, ये जो एल्किल है ना वो ये वाला समूह है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये मैथिल। फिर इसके बाद देखना कि इसमें केवल एक ही कार्बन है, और हमें पता है कि जब एक ही कार्बन हो तो वर्ड रूट क्या लेते हैं हम, मैथ, है ना। और कोई अलग से द्विबंध वगैरह है ही नहीं कार्बन के बीच में, तो ये हो जाएगा मैथेन। तो फिर देखना इसके बाद यहाँ पर कि जैसा कि हमने कहा है कि अगर हमारे पास जो अनुलग्न है, अगर अनुलग्न में AEIOU कोई स्वर है, तो अनुलग्न जोड़ने पर इसका एल्केन एल्कीन एल्काइन के अंत में लिखा ई को हटा दिया जाता है। तो मैं ये ई हटाकर यहाँ पर ये O8 जोड़ दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल मैथेनोएट। फिर इसके बाद हम बात करें ये CH3 CO, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, और ये यहाँ पर CH3। फिर देखना यहाँ पर कि इसका नाम ये हो जाएगा, मैथिल समूह है तो ये हो जाएगा मैथिल। फिर इसके बाद देखना 1 और 2 कार्बन की चेन है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, वर्ड रूट एथ। दोनों कार्बन के बीच में एकल बंध है, तो यहाँ पर ये N और अंत में E को हटाकर इसमें ये O8 जोड़ देंगे, तो ये मैथिल एथेनोएट। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। अगर हम अगला एग्जांपल देखें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O, और यहाँ पर मैं C2H5 ऐड कर दूं, तो इसमें देखना कि ये यहाँ पर ये वाला समूह जब नाम लिखेंगे तो एल्किल एल्केनोएट की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर ये एथिल समूह है, तो मैंने इसको ये लिख दिया एथिल। फिर इसके बाद देखो 1 2 और 3 कार्बन की चेन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा वर्ड रूट प्रोप। इसमें सभी में एकल बंध है, तो ये N, और लास्ट में E को हटाकर O8 इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम जो है इनका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए। देखो इसके बाद कि हमारे पास ये कुछ और एग्जाम्पल है। अब इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखना कि इनको कैसे सॉल्व करना है हमें, कि जैसे हमारे पास मेन मुख्य क्रियात्मक समूह, हमारे पास जो एस्टर समूह है वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि एस्टर समूह है और एस्टर में कार्बन भी है, तो हमें इस कार्बन को शामिल करते हुए सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो यहाँ पर देखना कि इस कार्बन को शामिल करते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। और नामांकन हम कहाँ से करेंगे, क्रियात्मक समूह को नंबर 1 वरीयता देकर। फिर क्रियात्मक समूह का जो कार्बन होता है उसको नंबर 1 वरीयता देकर श्रृंखला का नामांकन किया जाता है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें देखना कि पहले तो हम केवल इसका ही नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये एथिल लिखा हुआ है, तो हम पहले यहाँ पर ये एथिल लिख देते हैं, क्योंकि जो एल्किल एल्केनोएट की फॉर्म में नाम लिखना है, मतलब जो एल्केन सीरीज है उसको हमें बाद में लिखना है। तो एल्केन ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक के जो प्रतिस्थापी आ रहा है वो भी इसके बाद आएगा, तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया ये एथिल। अब इसमें देखो दूसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह है, तो एथिल 2 मैथिल, एथिल 2 मैथिल, और ये 5 कार्बन की चेन है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट, और सभी में एकल बंध है तो ये पेंटेन, और E हटाकर लास्ट में O8 जोड़ देंगे, ये O8। तो इस तरीके से एथिल 2 मैथिल
पेंटेनोएट, इस तरीके से इसका नाम होगा। फिर अब देखो, जैसा कि अपन ने बताया कि यहाँ पर हमने पूर्व लग्न भी लिया है, तो पूर्व लग्न जो है अब हम इसको दो तरीके से काम में ले सकते हैं। एक तो कि यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक समूह है, और जो हमने पढ़ा है कि जो क्रियात्मक समूह वरीयता क्रम में पहले आता है वही मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, और श्रृंखला का नामांकन और चयन मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखना, ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो हम इसके आधार पर जो है श्रृंखला का नामांकन करेंगे और श्रृंखला का चयन करेंगे। तो एक कार्बन ये ले लें, तो ये 1 2 3 4 5 6, हम इसमें 6 कार्बन की श्रृंखला ले लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की श्रृंखला होगी। अब इसमें ध्यान से देखना कि ये भी प्रतिस्थापी हो गया और ये भी प्रतिस्थापी हो गया। तो इसमें देखना कि हमने बताया कि सबसे पहले अब कार्बोक्सिलिक समूह है, अब ध्यान रखना ये एस्टर नहीं रहा, ये एक कार्बोक्सिलिक यौगिक हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह है, इसलिए अब एस्टर समूह जो है प्रतिस्थापी के रूप में चलेगा, साइड चेन के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर साइड चेन के रूप में उसको लिखें। इसके पहले यहाँ पर देखें कि हमारे पास दो प्रतिस्थापी है, एक तो है मेथिल और दूसरा है एल्कोक्सी कार्बोनिल या एल्कोक्सी फॉर्मिल। तो हमने यहाँ पर देखना इसका पूर्व लग्न लिखा है ना, इसका एल्कोक्सी। तो यहाँ पर देखना कि ये मेथिल समूह है ना, और मेथिल समूह है तो जब इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं तब हम क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो यहाँ पर एल्किल समूह क्या है, मेथिल, तो ये हो जाएगा मेथोक्सी, और इसमें देखना ध्यान से ये हो जाएगा मेथिल। तो यहाँ पर देखो METH के बाद Y है और यहाँ पर METH के बाद O है, और O और Y में पहले कौन आता है, O। तो इसलिए हम पहले इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको नाम देंगे हम, ये क्या होगा, ये हो जाएगा मेथोक्सी कार्बोनिल। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथोक्सी कार्बोनिल। फिर इसके बाद देखना तीसरे कार्बन पर है एक मेथिल, तो यहाँ पर ये 5वें कार्बन पर है, तो यहाँ पर भी लिख दो ये 5 मेथोक्सी कार्बोनिल। फिर तीसरे कार्बन पर है 3 मेथिल, ये 3 मेथिल, और उसके बाद 6 कार्बन की चेन है, तो ये हेक्स वर्ड रूट आ जाएगा, सभी में एकल बंध है, तो ये ANE, और लास्ट में E हटाकर कार्बोक्सिलिक समूह का अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल, तो हेक्सेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ध्यान दो कि जैसे ये वाला यौगिक है, अब इसमें देखो एक सिरे पर तो कार्बोक्सिलिक समूह है और दूसरे सिरे पर जो है एस्टर समूह है। तो अब ध्यान रखना कि अब सीधी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब देखो इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, लेकिन हमें पता है कि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा, कार्बोक्सिलिक समूह, क्योंकि जो वरीयता क्रम में जो क्रियात्मक समूह पहले आता है वही हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, और मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर ही हम श्रृंखला का नामांकन और चयन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन की श्रृंखला ले लेते हैं। अब ध्यान रखना कि ये प्रतिस्थापी तो है, लेकिन अब हम इसका नाम जो है ये एल्कोक्सी कार्बोनिल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने इस कार्बन को शामिल नहीं किया है, देखो यहाँ पर ऊपर मैंने इस कार्बन को शामिल नहीं किया है मुख्य श्रृंखला में, इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिखा था, एल्कोक्सी कार्बोनिल, जो कि मेथिल समूह था, तो मेथोक्सी कार्बोनिल। लेकिन अब यहाँ पर मैंने इस कार्बन को शामिल कर दिया, तो अब ध्यान रखना हमारे पास ये भी प्रतिस्थापी हो गया और एक ये भी प्रतिस्थापी हो गया। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये OR यानी एल्कोक्सी, कौन सा प्रतिस्थापी हो जाएगा, एल्कोक्सी, और ये डबल बॉन्ड O, जब ये प्रतिस्थापी होता है तब हम इसे लिखते हैं ऑक्सो। तो ये एल्कोक्सी हो गया और ये हो गया ऑक्सो। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से क्रियात्मक समूह है, पहले हम उनको लिखेंगे। तो एथिल, और ये हो जाएगा एथोक्सी, क्योंकि यहाँ पर देखो एथोक्सी, और यहाँ पर ये हो जाएगा एथिल। तो देखो ETH के बाद यहाँ पर Y है और यहाँ पर क्या है O, तो इन दोनों में से पहले कौन आएगा, एथोक्सी। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, तो पहले तो इसका नाम लिखेंगे कौन से कार्बन पर है, ये 5वें कार्बन पर, तो ये 5 एथोक्सी, ये हो जाएगा 5 एथोक्सी। एल्कोक्सी लिख रहे हैं ना, तो R एल्किल समूह है
और यहाँ पर R का मतलब क्या है, C2H5 यानी एथिल। तो एथिल को ऑक्सीजन के साथ एथॉक्सी लिखेंगे। अगर मेथिल होता तो फिर मेथॉक्सी होता, प्रोपिल होता तो प्रोपॉक्सी होता, है ना, ब्यूटिल होता तो ब्यूटॉक्सी होता। तो यहाँ पर 5 एथॉक्सी। अब इसके बाद 3 एथिल, ये हो जाएगा 3 एथिल। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर 3 एथिल के बाद पांचवें पर ऑक्सो, तो ये 5 ऑक्सो। और फिर इसके बाद 5 कार्बन की चेन है, तो ये पेंट, सभी में एकल बंध है, तो ये एन। और कार्बोक्सिलिक समूह जो कि मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो अनुलग्न भी इसी का ही लिखेंगे, तो ये पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम इन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। आप इसे भी नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला ग्रुप क्या है, एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड, जहां पर इसको हम COX से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें X का मीन क्या है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फिर इसके बाद हम ध्यान दें कि इसका जो प्रेफिक्स है वो प्रेफिक्स होता है हेलोफॉर्मिल। इसका प्रेफिक्स क्या होता है, हेलोफॉर्मिल, और इसे हेलो कार्बोनिल भी लिख सकते हैं। फिर देखो इसका जो अनुलग्न है, अनुलग्न होता है इसका ऑयल हैलाइड। इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑयल हैलाइड। अगर सपोज करो कि यहाँ पर X के स्थान पर यहाँ फ्लोरीन हो, तो हम क्या लिखेंगे, ऑयल फ्लोराइड। अगर X के स्थान पर यहाँ पर क्लोरीन हो, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, इसके बाद क्या हमने बताया कि यहाँ पर इसका सफिक्स ऑयल हैलाइड है, और इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एल्केनोइल हैलाइड। तो यहाँ पर देखना, ये अगला हमारा अगला ग्रुप है जिसमें हमने नेम लिखा है इसका एसिड हैलाइड, जिसे हम COX से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका जो अनुलग्न है वो है हेलोफॉर्मिल, इसका पूर्वलग्न है हेलोफॉर्मिल, और अनुलग्न है ऑयल हैलाइड, और इसका आईयूपीएसी नाम एल्केनोइल हैलाइड। अब देखो आईयूपीएसी नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कि किसी भी ग्रुप का अगर आपसे आईयूपीएसी नाम पूछ ले तो कुछ नहीं करना, एल्केन में, उस एल्केन के अंत में उस ग्रुप का अनुलग्न जोड़कर आप उसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखना कि हमारे पास, अब हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, कि जैसे ये हमारे पास CO और ये यहाँ पर Cl, तो ये HCOCl। अब यहाँ पर देखना कि इसमें एक ही कार्बन है, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या है, एल्केनोइल हैलाइड। अब यहाँ पर देखो एल्केन श्रेणी में हमारे पास केवल एक ही कार्बन है, यानी कि क्रियात्मक समूह का कार्बन है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये मेथेन, है ना। तो इसका ई हटाकर और इसका अनुलग्न क्या है, ऑयल हैलाइड, तो ये मैंने ये ऑयल ऐड कर दिया इसमें। और लास्ट में देखना हैलाइड, अब यहाँ पर हेलोजन क्या है हमारे पास, क्लोरीन है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। फिर देखो अगर हमारे पास CH3 CO और ये Cl ये दे रखा है, तो यहाँ पर ये 1 और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन की सीरीज है, तो यहाँ पर ये एथेन, है ना। और लास्ट में ई हटाकर ये अनुलग्न लगाएंगे ऑयल हैलाइड, तो ये ऑयल, और ये हेलोजन क्या है, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो इस तरीके से एथेनॉयल क्लोराइड जो है हमारा ये यौगिक हो जाएगा। फिर देखना इसका देखो एक प्रचलित नाम और है, एक प्रचलित नाम और है इसका एसिटाइल क्लोराइड, तो हम इसे एसिटाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखना। फिर हमारे पास अगला यौगिक है CH3CO और ये CH2CO और यहाँ पर ये ब्रोमीन लिख दिया मैंने। तो इसमें देखना ध्यान से, क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है, तो जब क्रियात्मक समूह के पास कार्बन हो तो कार्बन होने पर ये 1 2 3 4 उस कार्बन को काउंटिंग करके लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे, तो लंबी श्रृंखला में हमारे पास कितने कार्बन हो गए, ये 4 कार्बन। अब 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो इस 4 कार्बन की श्रृंखला को ध्यान से देखें कि 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं हम, ब्यूट, तो ये मैंने ये लिख दिया ब्यूट। सभी में एकल बंध है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, अनुलग्न
एन, जो कि ये प्रथम अनुलग्न होता है। तो यहाँ पर ये एन लिख दिया है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब मुझे इसका अनुलग्न जोड़ना है क्रियात्मक समूह का। ये क्या है? ओएल हैलाइड। तो यहाँ पे ई हटा दूं क्योंकि यहाँ पर ओ है, तो ये ब्यूटेनॉइल। और हैलोजन क्या है? ब्रोमीन। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ये ब्रोमाइड। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको क्रियात्मक समूह, ये जैसे हमारे पास CH3 CH, जैसे मैंने यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह ले लिया, और यहाँ पर मैं इसमें इसको ऐसे जोड़ दूं COCl, और ये CH, यहाँ पर ये CH3, और यहाँ पर ये CH3। अब देखो कि हमारे पास इसमें देखो दो क्रियात्मक समूह है, और इन दो क्रियात्मक समूहों में देखो एक तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है ना, और एक COCl है। तो हम इसका भी नाम लिख सकते हैं। आप पहले इनको नोट कर लो, फिर मैं इसका नाम बताता हूँ आपको। तो देखना, हम इसका नाम लिख रहे हैं, और इसका नाम मैं ऊपर ही लिख दूंगा ताकि आए नीचे नहीं जाएगा ये। तो यहाँ पर देखना कि हमारे पास दो क्रियात्मक समूह है इसमें, एक तो COCl, एक तो अम्ल हैलाइड समूह है, और एक कार्बोक्सिलिक समूह है। और हमें पता है कि जो समूह वरीयता क्रम में पहले आता है उस समूह को हम मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं, और श्रृंखला का नामांकन और चयन भी हम उसी क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो है सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह को देखते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है। और अगर मैं इस कार्बन को शामिल करते हुए कार्बन की चेन ढूंढता हूं, जो कि मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। और अगर मैं इधर जाता हूं तो 5 कार्बन है, तो हमें इधर तो जाना है ही नहीं, हमें डायरेक्ट यहाँ तक चल जाना है। तो ये हमारे पास 5 कार्बन, ये 6 कार्बन की एक लंबी कार्बन श्रृंखला होगी। तो मैंने इसको नामांकन कर दे हम, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखना, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। इसके अलावा मैथिल प्रतिस्थापी दूसरे कार्बन पर, चौथे कार्बन पर ये जो अम्ल हैलाइड समूह है ये भी प्रतिस्थापी हो गया, और ये CH3 ये भी प्रतिस्थापी हो गया। अब यहाँ पर देखना कि इसमें ये COCl, इसका जो अनुलग्न ये पूर्व लग्न है वो क्या होता है? हेलोफार्मिल। अब यहाँ पर देखो हैलोजन समूह क्या है? क्लोरो, है ना। तो हम इसे याद है क्या लिखेंगे? क्लोरोफॉर्मिल। और देखो मैथिल में M आता है और क्लोरो में C आता है, इसलिए हम पहले इसका नाम लिखेंगे। कौन से कार्बन पर है ये? चौथे कार्बन पर। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरोफॉर्मिल। ये 4 क्लोरोफॉर्मिल हो गया इसका ये। फिर इसके बाद देखना ध्यान से, दूसरे और पांचवें कार्बन पर मैथिल समूह है, तो ये 2 5, मैथिल 2 बार आया है इसलिए यहाँ पर डाई लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2 5 डाई मैथिल। फिर यहाँ पर देखो 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स। सभी में एकल बंध है, तो ये ANE, N जोड़ देंगे। और यहाँ पर देखो इसका अनुलग्न क्या होता है? ओइक एसिड। तो यहाँ पर ये E हटाकर ये ओइक एसिड। ये इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम हो गया। फिर देखना, अगर मैं इसको पहले वाले यौगिक की तरह लिखूं, तो यहाँ पर देखना कि मैं यहाँ पर ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये HOOC CH2 CH, यहाँ पर C2H5 CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और मैंने यहाँ पर ये ब्रोमीन जोड़ दिया। ये देखो, अब यहाँ पर देखो कि अगर हम चाहेंगे तो लंबी कार्बन श्रृंखला देखो यहाँ तक जाएगी। तो लंबी कार्बन श्रृंखला में ये 1 2 3 4 ये 5 कार्बन को मैंने शामिल कर लिया। अब इन 5 कार्बन को शामिल करने के बाद ध्यान देना कि ये भी प्रतिस्थापी हो गया, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह तो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, ये भी प्रतिस्थापी हो गया और ये भी प्रतिस्थापी हो गया। तो इन सभी प्रतिस्थापियों में देखो ये तो है एथिल, ये है ऑक्सो और ये है ब्रोमो। तो यहाँ पर देखना कि ब्रोमो में B, ऑक्सो में O और एथिल में E आता है। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो का। तो ये 5वें कार्बन पर ये 5 ब्रोमो। फिर देखो तीसरे कार्बन पर 3 एथिल, ये मैंने यहाँ पर 3 एथिल लिख दिया। फिर इसके बाद देखो 5वें कार्बन पर ऑक्सो, तो ये हो जाएगा 5 ऑक्सो, ठीक है। और 6 ये 5 कार्बन की चेन है, तो ये इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट। सभी में एकल बंध है, तो ये ANE N, और इसका अनुलग्न क्या है? ओइक अम्ल। तो E हटाकर
यहाँ पर ये ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना कि अगर ये समूह जो है, अगर मेरे को इसे पूरे को ही प्रतिस्थापी मानना है, जब मैं इस पूरे को प्रतिस्थापी मानता हूं तब मुझे अनुलग्न क्या लिखना है, हेलोफॉर्मिल। और जब मैंने इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल किया है तो ये भी प्रतिस्थापी हो जाएगा O, और ये हेलोजन भी प्रतिस्थापी हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। नोट करो इसे। देखो एक एग्जांपल और सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमारे पास ये देखो, ये यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि जब ये ऐसे रेखा सूत्र आते हैं तो इसके सिरे पर और ये जहां पर ये एंगल होता है, यहाँ पे हर जगह एक कार्बन होता है। तो यहाँ पर देखना कि इस ग्रुप में ये हमारे पास देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। अब एक चीज देखना कि जैसे ये सिरा है, अगर ये इसकी तरह खुला हुआ होता, खुला मतलब ओपन एंड होता है इसका, तो यहाँ पर हम इसे CH3 मानते, लेकिन यहाँ पर देखो इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये OH तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसमें, OH तो हो जाएगा यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर ये देखो OH और ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, OH और C डबल बॉन्ड O। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह आ गया, ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। यहाँ पर SO3H ये सल्फोनिक समूह हो गया। और यहाँ पर देखो इस ध्यान से कि यहाँ पर ये कार्बन है C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर Br यानी कि ये हमारे पास COX समूह। इसमें 1, 2 और 3 क्रियात्मक समूह है। और जैसा कि हमें पता है कि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा हमारा, जो कार्बोक्सिलिक समूह है। तो यहाँ पर देखना इसको, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारे पास 7 कार्बन की चेन होगी। अब इसमें देखो प्रतिस्थापी देंगे सबसे पहले हम ध्यान से कि यहाँ पर इसको तो हम देखो ये पूरा प्रतिस्थापी के रूप में चला जाएगा, ये भी पूरा प्रतिस्थापी बनेगा, ये प्रतिस्थापी बनेगा, और यहाँ पर ये मैथिल समूह को दर्शाएगा। तो हम इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसको भी अपन इसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ब्रोमोफॉर्मिल, हेलोफॉर्मिल जो इसका पूर्व लग्न है, तो ये प्रतिस्थापी है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रोमोफॉर्मिल। ये ब्रोमोफॉर्मिल मैंने इसका प्रतिस्थापी लिख दिया। फिर यहाँ पर देखना कि ब्रोमोफॉर्मिल के बाद अब देखो सल्फो और यहाँ पर मेथिल, तो मेथिल पहले आएगा, M पहले आता है, और इसका अनुलग्न जो है, पूर्व लग्न जो है सल्फो होता है। तो M आएगा पहले, तो दूसरे और 5वें कार्बन पर मेथिल समूह है, तो ये 2, 5 दो बार आया है, तो हम इसे डाई लिखेंगे, तो ये डाई मैथिल। तो देखना ब्रोमोफॉर्मिल 2,5 डाईमेथिल, और 2,5 डाईमेथिल के बाद 2,5 डाईमेथिल के बाद हम इसे क्या लिखेंगे, इसका अनुलग्न, ये इसका पूर्व लग्न तीसरे कार्बन पर है, तो ये हो जाएगा 3 सल्फो। और मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह है, 7 कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेप्ट। सभी में एकल बंध है, तो ये N, तो N का E हटाकर यहाँ पर जोड़ देंगे हम ओइक और ये एसिड। तो यहाँ पर देखना हमने क्या किया कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक समूह है ना, तो उसके आधार पर श्रृंखला का नामांकन और चयन किया है, चयन और नामांकन किया है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ये और ये यहाँ पर 4 प्रतिस्थापी, जिसमें 2 तो क्रियात्मक समूह है, और इनमें देखो अब यहाँ पर क्रियात्मक समूह है, डजंट मैटर, आपको ये देखना है कि ये सारे प्रतिस्थापी है इस समूह के अलावा। अब यहाँ प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले हमने ब्रोमोफॉर्मिल लिखा, कौन से कार्बन पर है, ये 4थे नंबर के कार्बन पर है, तो 4th कार्बन पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रोमोफॉर्मिल। तो ब्रोमोफॉर्मिल को हम 4थे कार्बन पर रिप्रेजेंट करें, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमोफॉर्मिल। फिर इसके बाद देखना दूसरे और 5वें कार्बन पर मेथिल समूह है, तो 2,5 डाईमेथिल। इसके बाद तीसरे कार्बन पर है सल्फो, ये 3 सल्फो, और 7 कार्बन की चेन है, तो हेप्ट। सभी में एकल बंध है, तो N, और लास्ट में E हटाकर इस मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जो है इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हेप्टेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमोफॉर्मिल, 2,5 डाईमेथिल, 3 सल्फो और हेप्टेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं, इसे भी नोट कर लो। इसके बाद देखें हमारे पास अगले नंबर 6ठे नंबर पर जो ग्रुप आता है वो ग्रुप क्या है, एमाइड ग्रुप, जिसे हम CONH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद देखना इसका जो पूर्व लग्न है वो होता है कार्ब MOL। फिर यहाँ पर देखो सफिक्स है, इसका जो अनुलग्न है वो होता है
एमाइड, इसका अनुलग्न क्या होता है, एमाइड। फिर यहाँ पर देखो आईयूपीएसी नेम क्या लिखना है, एल्केन में अनुलग्न एमाइड को जोड़ देना है, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम एल्केन एमाइड। तो इस तरीके से ये हमारे पास अगला ग्रुप है। और इसके देखो ये एग्जांपल हमारे पास है, जिसे हमने औरों के एग्जांपल लिखे। यहाँ पर एक कार्बन ही है, तो एक कार्बन के लिए हम इसे क्या लिखेंगे, मेथेन, और लास्ट में ई हटाएंगे, क्यों, क्योंकि एमाइड में ए है और ए ई आई ओ यू स्वर होने पर अनुलग्न में, जब अनुलग्न में ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम याद क्या करते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन के अंत में जो ई लिखा होता है उसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेथेनेमाइड। फिर यहाँ पर देखो एक और दो कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर ये इथेन, और ई हटाकर यहाँ पर भी क्या जोड़ दें हम, एमाइड। फिर इसके बाद देखो इस ग्रुप को देखो अगले एग्जांपल को, तो इस अगले एग्जांपल में ये 1 2 3 4, क्योंकि देखो मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो इसके कार्बन को शामिल करते हुए 4 कार्बन की श्रृंखला का चयन किया। इसमें देखना दूसरे और तीसरे कार्बन पर मैथिल प्रतिस्थापी है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो यहाँ पर देखो ये 2 3 डाई मैथिल, क्योंकि दो बार आया ना, तो ये 2 3 डाईमेथिल, और फिर ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो यहाँ पर ये ब्यूट, सभी में एकल बंध है, तो ये एन, और इसमें अनुलग्न जोड़ना है हमें एमाइड, तो ई हटाकर ये एमाइड हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। फिर देखो और एग्जांपल कि यहाँ पर देखो मैं इसको भी अगर मैं लाइन रेखा सूत्र के रूप में लिखूं, तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये NH2, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5। अब देखो दूसरे तीसरे कार्बन पर यहाँ पर मैथिल समूह है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो दूसरे और तीसरे कार्बन पर डाईमेथिल, तो ये 2 3 डाईमेथिल। अब 5 कार्बन की चेन है पेंट, तो ये हो जाएगा 2 3 डाईमेथिल पेंटेनेमाइड। तो यहाँ पर देखो ये 2 3 डाई मैथिल, और ये हो जाएगा पेंटेनेमाइड। तो इस तरीके से हम इनके भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, इसे नोट कीजिए आप। देखना ये थोड़ा सा मैंने अलग से एग्जांपल इसमें डाल दिया कि जहां पर ये जो एमाइड समूह है, जहां पर ये एमाइड समूह दे रखा है, वहां पर मैंने दोनों हाइड्रोजनों को 2 मैथिल समूह से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पर याद है कि इससे रिप्लेस कर दिया, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ हमें यहाँ पर अब इन प्रतिस्थापियों के बारे में भी लिखना है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि मुख्य कार्बन श्रृंखला या मुख्य कार्बन चेन जो है, मेन कार्बन चेन जो है कौन सी होगी, ये 1 2 3 4 5 6 है ना, क्योंकि ऐसे जाने पर भी जो है यहाँ पर 6 कार्बन है, और अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे ले जाता हूँ तब भी 6 कार्बन है, लेकिन ऐसे जाने पर प्रतिस्थापी कम होंगे और सीधे जाने पर प्रतिस्थापी 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो अपन ने क्या कहा है कि जब भी हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो हमें ये देखना है कि वह श्रृंखला चयन करनी है जिसमें प्रतिस्थापी अधिक संख्या में आए। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें देखो अगर मैं इसको यहाँ से सीधी चेन लेता हूँ तो हमारे पास ये और ये प्रतिस्थापी हो जाते हैं, और अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे ले जाता हूँ तो ये यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी हो जाएगा, तो हमारी ये श्रृंखला चेन गलत होगा और ये वाला चेन सही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखना कि ये मुख्य कार्बन ये मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन होने पर उस कार्बन को नंबर 1 वरीयता देकर श्रृंखला का नामांकन कर लो। अब इसमें देखो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखो ब्रोमो पहले आएगा, फिर इसमें एथिल है चौथे कार्बन पर, फिर एथिल आएगा, और एथिल के बाद मैथिल। मैथिल कहां पर है, 5वें कार्बन पर भी है और नाइट्रोजन से भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास तीसरे कार्बन पर ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। फिर चौथे कार्बन पर एथिल समूह है, तो ये हो जाएगा 4 एथिल, ये हो जाएगा 4 एथिल। ठीक है,
4 एथिल के बाद देखो 5वें कार्बन पर मेथिल है और एमाइड समूह में नाइट्रोजन से भी मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसको ये 5, और जब ये नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं ना तब इन्हें N लिखा जाता है। तो नाइट्रोजन से कितने मेथिल समूह जुड़े हुए हैं? 2, तो ये N, तो 5NN, तो ये एक बार तो 5वें कार्बन पर और 2 बार नाइट्रोजन पर, टोटल कितने मेथिल समूह हो गए? 3, तो यहाँ पर 5NN और यहाँ पर ये ट्राई मैथिल हो गया। और यहाँ पर 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो ये हेक्सेन और E हटाकर लास्ट में एमाइड जोड़ देंगे। तो इस तरीके से 3 ब्रोमो 4 एथिल 5NN ट्राई मैथिल और हेक्सेनेमाइड। तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो ये हमारे 3 क्रियात्मक समूह समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद देखो अगले क्रियात्मक समूह की ओर चलते हैं हम। पहले आप इसे नोट